नमस्कार दोस्तों, CCKS लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हमारे पास आज के दौर में संचार के बहुत से माध्यम हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, पत्र पत्रकारिता हो, या फिर हमारे पास नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम क्यों ना हो, जैसे कि इंटरनेट। मित्रों, आज के सेशन में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और अनुवाद पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर हरीश कुमार सेठी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग, इग्नू में, और आप एक पत्रिका की, अनुवाद पत्रिका के संपादक भी हैं। तो आइए तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आज के इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपसे एकत्रित करने की हम कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर हरीश कुमार सेठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। गीतिका जी ने जो है, हम ये कहें कि विषय का परिवर्तन करते हुए सही संकेत किया है कि आज का जो युग जो है संचार का युग है, और संचार के इस युग में जो है विभिन्न प्रकार के माध्यम हमें देखने को मिलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जो है तरह तरह के संचार माध्यम जो है विकसित हुए हैं। अगर हम थोड़ा पीछे पलट के देखें तो मानव सभ्यता के शुरुआती दौर के दौरान जो संचार रहा है उसमें ढोल नगाड़ों के जरिए या संकेत चिन्हों के, चित्रों के जरिए जो है संप्रेषण किया जाता था और लोगों को जानकारी जो है दी जाती थी। वहीं विकास के क्रम में जो है और हमें देखने को ये रहा है कि आधुनिक जब संचार माध्यम विकसित होने शुरू हुए तो उसमें मुख्य रूप से जो है मुद्रण माध्यम हमारे सामने नज़र आया। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत जो है समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि जो हैं ये प्रमुख रूप से शामिल की जाती हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में हमारे समक्ष जो है हम देखते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न या सिनेमा जैसे माध्यम उपलब्ध हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं साफ तौर पे कि जो आधुनिक विकास हुआ है उसकी वजह से जो है आज कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुख्य रूप से नज़र आती हैं। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार की सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। इन सभी जो नव विकसित प्रौद्योगिकी को संचार में प्रयोग करने के संदर्भ में जब हम देखें तो इनको हम नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में शामिल करते हैं। वर्तमान जो हमारा जो व्याख्यान है इसके अंतर्गत हम रेडियो की विभिन्न विधाएं, टेलीविज़न की विभिन्न विधाएं और सिनेमा की विभिन्न विधाएं तथा अनुवाद के संदर्भ में उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो की विभिन्न विधाओं के संदर्भ में। रेडियो की विभिन्न विधाओं पर विचार करते समय हम ये देखते हैं कि रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का श्रव्य माध्यम रूप है और इसके जरिए जो है मनोरंजन, शिक्षा और सूचना जगत में एक विशेष ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है और संचार माध्यमों में इसका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। विशेष बात इसमें यह है कि यह अदृश्य विद्युत तरंगों के द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। 1895 में इटली के इंजीनियर गुगिलियो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। उन्होंने रेडियो टेलीग्राफी के जरिए पहला संदेश प्रसारित किया था। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने इसमें और अधिक विकास किया और हम ये देखें कि रेडियो ने संचार जगत में एक तरह से क्रांति सी ला दी थी। रेडियो से प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आज भी जन जन में लोकप्रिय हैं। पहले तो ये लोकप्रिय थे ही। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों की उल्लेखनीय विशेषता यह भी होती है कि ये व्यक्ति की दिनचर्या में बाधक नहीं होते हैं। इन्हें काम करने के दौरान जो है सहजता से सुना जा सकता है और उनका आस्वादन लिया जा सकता है, मनोरंजन, शिक्षा और सूचना के संदर्भ में विशेष तौर पे। रेडियो निरक्षर व्यक्तियों के लिए संचार का एक उत्तम साधन है। लागत की दृष्टि से भी देखें तो यह काफ़ी सस्ता साधन है। हालांकि एक तरफा श्रव्य माध्यम और प्रसारित कार्यक्रम को दोबारा न सुन पाना जैसे पक्षों को रेडियो की सीमाएं कहा जा सकता है, लेकिन
हम मूल रूप से ये कह सकते हैं कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को एक नया आयाम प्रदान करने में रेडियो की प्रमुख भूमिका आज भी स्वीकार की जाती है। ये रेडियो की जहाँ हमने भूमिका की चर्चा की है, वहीं हम बात अब करते हैं रेडियो की विधाओं को लेकर। रेडियो के जरिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके लिए विविध प्रकार का लेखन कार्य भी किया जाता है, जैसे समाचार लेखन, फीचर लेखन, वार्ता लेखन, कहानी लेखन, नाट्य लेखन, साक्षात्कार, परिचर्चा, विज्ञापन, कमेंट्री आदि। इन्हें रेडियो की विभिन्न विधाएं कहा जा सकता है। रेडियो से आम लोगों के लिए गीत, संगीत, नाटक, रूपक आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। वहीं विशिष्ट श्रोता वर्ग के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, बच्चों के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, वरिष्ठ जनों के लिए कार्यक्रम, या फिर श्रमिकों और किसानों के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम। रेडियो की विधाओं के अंतर्गत अभी जैसे हमने संक्षेप में जो संकेत किया है, इसमें रेडियो समाचार लेखन, रेडियो फीचर लेखन, वार्ता लेखन, नाटक लेखन, साक्षात्कार, परिचर्चा, विज्ञापन, उद्घोषणाएं और आंखों देखा हाल जैसे विशेष तौर पर उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं। लेकिन इनमें से हम ये भी देखते हैं कि रेडियो फीचर, रेडियो वार्ता, नाटक, साक्षात्कार, परिचर्चा आदि संबंधी जो लेखन है वो तात्विक दृष्टि से देखें तो साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ वाला ही है, यानी ये साहित्य की विभिन्न विधाओं के परिधि में आता है। इसके अलावा रेडियो विज्ञापन भी एक विशिष्ट क्षेत्र है, लेकिन रेडियो विज्ञापन के संदर्भ में हम ये कहें कि ये इसकी विशेषता ही इसे एक पृथक अस्तित्व प्रदान करती है, जिस पर विस्तार से अलग से चर्चा की अपेक्षा है। हम विशुद्ध रूप से अगर देखें तो रेडियो की विधाओं के संदर्भ में प्रमुख रूप से रेडियो समाचार लेखन, उद्घोषणाएं और आंखों देखा हाल जैसे कार्यक्रम प्रसारित करना जो है, ये रेडियो की प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती हैं। ये रेडियो की विशेषताओं को विधाओं को जानने के बाद अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं टेलीविज़न की विधाओं को लेकर, और इसके बाद हम सिनेमा के संदर्भ में बात करके अनुवाद पर चर्चा करेंगे। टेलीविज़न संचार का सर्वाधिक लोक प्रचलित माध्यम है। श्रव्य के साथ साथ दृश्य पक्ष का समावेश इसकी विशेष उल्लेखनीय विशेषता है। हालांकि 1908 में कैंपबेल ने टेलीविज़न के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, लेकिन स्कॉटलैंड के जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न को सफल प्रदर्शन करने का श्रेय हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि बेयर्ड ने सबसे पहले 26 जनवरी 1926 में टेलीविज़न को प्रदर्शित किया था। 2 नवंबर 1936 से बीबीसी ने लंदन में नियमित टेलीविज़न प्रसारण शुरू कर दिया था। फ्रांस में यह प्रसारण जो है 1938 से शुरू हुआ और अमेरिका में 1941 से इसका नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। अमेरिका में ही 1953 में सबसे पहले रंगीन टेलीविज़न प्रसारण शुरू किया गया था और 11 जुलाई 1962 को सैटेलाइट टेलीकास्ट, जिसे उपग्रह प्रसारण कहेंगे, ये शुरू हुआ था। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में टेलीविज़न का आगमन जो है विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है। यहाँ प्रायोगिक आधार पर 15 सितंबर 1959 से श्वेत शाम प्रसारण की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1982 के स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त 1982 को एशियाई खेलों से पहले टेलीविज़न का रंगीन प्रसारण का आगमन हुआ था। आगे चलकर 1993 में टेलीविज़न प्रसारण में मेट्रो चैनल और विदेशी चैनलों का भी प्रसारण शुरू हुआ। दृश्य माध्यम होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि टेलीविज़न में प्रकाश, ध्वनि, प्रभाव, दृश्य संगीत आदि का विशेष महत्व होता है। इस दृश्यांकन में भी वेशभूषा, प्राकृतिक दृश्य आदि दर्शक के मन को संश्लिष्ट प्रभाव जो है उनके मन में पैदा करते हैं। रेडियो की तरह ही टेलीविज़न भी निरक्षरों, साक्षरों, कम पढ़े लिखों, ज़्यादा पढ़े लिखों या जो है बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है यह प्रसारण।
हालांकि टेलीविज़न साधन उपकरण जो है थोड़ा महंगा होता है और इसके लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की भी आवश्यकता होती है, तो इसे हम एक तरह से टेलीविज़न की सीमा कह सकते हैं। लेकिन इस सीमा के बावजूद अपनी दृश्य क्षमता के कारण टेलीविज़न जो है अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहा है और लोकप्रियता के स्तर को प्राप्त किए हुए है। जब हम बात करते हैं टेलीविज़न की विभिन्न विधाओं की, तो हम ये देखते हैं कि आज जो है टेलीविज़न पर अनेक चैनलों का जो है प्रसारण हो रहा है, उनमें विविध प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। टेलीविज़न से आम लोगों के लिए जो है जहां गीत संगीत, नाटक, रूपक आदि विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, वहीं विशिष्ट दर्शक वर्ग के लिए जो है वो भी कार्यक्रम प्रसारित करना इसकी उल्लेखनीय विशेषता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं बच्चों के लिए टेलीविज़न कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम आदि, या फिर किसानों या विधि जैसे क्षेत्रों के संदर्भ में भी विशेष कार्यक्रम अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि रेडियो की तरह टेलीविज़न पर भी तरह तरह के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके लिए विविध प्रकार के लेखन कार्य भी किए जाते हैं। जैसे हम ये कहें कि रेडियो टेलीविज़न समाचार लेखन, धारावाहिक लेखन, विज्ञापन लेखन या फिर टेलीफिल्म के लिए लेखन आदि, इन सभी को जो है हम टेलीविज़न की विधाएं कह सकते हैं। लेकिन जब हम ख़ास तौर पे विधाओं पर चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं कि समाचार लेखन या फिर धारावाहिक लेखन जैसे जो है विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। टेलीविज़न के साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में सिनेमा की भी चर्चा की जाती है। सिनेमा मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय माध्यम आज की तारीख में सिद्ध हो चुका है। यह भी एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि प्रभाव, प्रकाश व्यवस्था, संगीत आदि का विशेष महत्व होता है। रेडियो और टीवी की तरह सिनेमा भी साक्षर निरक्षर समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए है। अपनी दृश्य क्षमता के कारण सिनेमा की लोकप्रियता का एक अपना ग्राफ है। थोड़ी सी बात हम करते हैं सिनेमा के विकास को लेकर। सिनेमा का विकास की नींव जो है फोटोग्राफी के आविष्कार से जुड़ी हुई है। वैश्विक पटल पर सिनेमा का सबसे पहले व्यावसायिक प्रदर्शन 28 दिसंबर 1895 को हुआ था। यह प्रदर्शन जो है ल्यूमिरे बंधु ने फ्रांस में किया था। उल्लेखनीय है कि यह जो प्रदर्शन किया गया था वह मूक अभिव्यक्ति थी, यानी पहली बार पर्दे पर सिर्फ मूक आकृतियों को दिखाया गया था। उसमें जो है उनके बोलने चालने की कोई भी बोलने की जो है कोई ऐसी हमें नज़र नहीं आती थी, केवल मूक रूप से ही भावों की अभिव्यक्ति की गई थी। इसमें हम देखते हैं कि आगे चलकर अमेरिका में एडविन पॉर्टर ने 1903 में पहली फीचर फिल्म बनाई थी और इस फिल्म का नाम था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। इस फिल्म के निर्माण में मल्टीपल शॉट्स, सीन कट, क्लोजअप, लॉन्ग शॉट्स आदि तकनीक का प्रयोग करके सिनेमा को एक नई दिशा दी गई थी। भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत में भी ल्यूमरे भाइयों ने ही 7 जुलाई 1896 में फिल्म का जो है प्रदर्शन किया था। लेकिन भारतीय फिल्म की शुरुआत का श्रेय जो है हम दादा साहब फाल्के को देते हैं। उन्होंने मराठी में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी जो मूक फिल्म थी और यह फिल्म उन्होंने 1913 में बनाई थी। इसके बाद हम देखें कि फिल्म जगत में कुछ और विकास हुआ और 1920 के दशक के दौरान तो मूक फिल्म निर्माण एक नियमित उद्योग की भांति बन गया था। फिल्म की शुरुआत मूक अभिव्यक्ति से हुई, वहीं आगे चलकर इसमें भाषा भी जुड़ गई। इसमें देखते हैं कि भाषा जो है जुड़ने का जो स्थिति बनी थी वो 6 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में दुनिया की पहली बोलती फिल्म दिखाई गई थी। इस फिल्म का नाम था जॉर्ज सिंगर। भारत में 14 मार्च 1931 को हिंदी की पहली बोलती फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था आलम आरा और इसे अदीशर एम ईरानी ने हिंदुस्तानी में बनाया था। इस पहली बोलती फिल्म के संवाद, गीतों और संगीत ने दर्शकों को
हैरान कर दिया था। आगे चलकर ईरानी ने ही 1937 में किसान कन्या फिल्म बनाई, जो पहली रंगीन फिल्म रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भावप्रवण जो मूक फिल्मों को जुबान मिलने से भाषा जो है फिल्म के साथ जुड़ गई और अहम भूमिका निभाने लग गई। इस बीच वैश्विक और भारतीय सिनेमा तकनीक में लगातार विकास होता रहा। फिल्मों में आमतौर पर नृत्य, नाटक, गीत संगीत आदि मसाला उन्हें लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। निरक्षर समुदाय फिल्मों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। ये बात हम खास तौर पे कह सकते हैं। इसका कारण ये है कि साक्षर जो है वो थोड़ा अगर उसमें और अधिक गहन गंभीरता से सोचें तो उसको प्रभाव को ग्रहण करते समय वो एक हद तक अपने विचारों को भी के आलोक में उसकी कसौटी पर परखते हुए करते हैं। हालांकि ये बात दूसरों के संदर्भ में भी सही कही जा सकती है कि विवेकशील प्राणी जो है अपनी बेहतर तरीके से उसको समझने में और प्रभाव ग्रहण करने में भूमिका निभाता है। हालांकि टेलीविज़न और विशेष तौर पर केबल संस्कृति के विकास ने फिल्मों को घर घर में पहुंचा दिया है, लेकिन सिनेमा पर फिल्मों की लोकप्रियता अभी भी बराबर बनी हुई है। सिनेमा की हम जब विधाओं के बारे में सोचें तो देखते हैं कि अपने विकास के आरंभिक चरण से ही सिनेमा कथा शैली अर्थात फीचर और शिक्षा या जानकारी अर्थात शॉर्ट मूवी या डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा हुआ था। ये दोनों ही फिल्म की विधाएं कही जा सकती हैं, अर्थात फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री या वृत्तचित्र। जहाँ तक बात आती है वृत्तचित्र की, इसमें 1911 से 1913 के बीच में हर्बर्ट जोरिग ने स्कॉट की दक्षिणी ध्रुव यात्रा पर स्कॉट अंटार्कटिक एक्सपीडिशन वृत्तचित्र बनाया था। इस वृत्तचित्र के जरिए जो है डॉक्यूमेंट्री विधा को सबसे अधिक महत्ता मिलने में हम ये भी देखें कि रॉबर्ट फ्लेहर्टी ने भी विशेष भूमिका निभाई थी आगे चलकर। और वर्ष 1920 के आसपास भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में डॉक्यूमेंट्री का निर्माण होने लग गया था। भारत में इसका चलन 1931 से शुरू हुआ और आज तक यह चलन जो है अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। वृत्तचित्र और फिल्म में थोड़ी हमें भिन्नता नज़र आती है और उसका भिन्नता का आधार ये है कि फीचर फिल्में जो है विशुद्ध रूप से मनोरंजन का साधन है। हालांकि उनके जरिए भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा संदेश भी मिलता है, लेकिन मनोरंजन का पक्ष जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसमें, जबकि डॉक्यूमेंट्री में शिक्षा और सूचना की प्रधानता होती है। डॉक्यूमेंट्री किसी सच्ची घटना, तथ्य, सूचना, व्यक्तित्व और परिस्थितियों पर आधारित होती है, इसलिए इसका क्षेत्र हम कह सकते हैं कि अत्यंत व्यापक है। वृत्तचित्र बनाने की दो पद्धतियां रहती हैं, जिसे हम वॉइस ओवर पद्धति और वॉइस ओवर बाइट कहते हैं। जहां हमने अब तक जो चर्चा की है रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा की विधाओं की, वहीं हम ये भी देखते हैं कि इनका जो है भाषा के साथ भी अंतर संबंध बना हुआ है। और उसका मूल कारण ये है कि भाषा के बिना संचार संभव नहीं है, इसलिए भाषा का सर्वाधिक महत्व है। भाषा के प्रयोग के स्तर पर इन माध्यमों में हमें क्षेत्रगत भिन्नता नजर आती है, लेकिन भाषा की सजीवता, सरलता और शैली की रोचकता जैसे कुछ पक्ष हैं जो मीडिया के किसी भी माध्यम की भाषा में परिलक्षित किए जा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करते हुए औपचारिक भाषा को व्यवहार में लाना, कहीं कहीं भाषा के व्याकरणिक नियमों का अतिक्रमण कर देना, या फिर शब्दों को नए प्रयोग जो है करना, शब्दों को नए रूप में ढालते हुए उन्हें व्यवहार में लाना और नए नए शब्द गढ़ना, शब्दों अभिव्यक्तियों को नए नए संदर्भ देना तथा छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करना जैसे जो है ये पक्ष हमें मीडिया की भाषा में आमतौर पर नज़र आते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा संबंधी जो है मीडिया में एक तरह की प्रयोग धर्मिता नज़र आती है और उस प्रयोग धर्मिता को खुले मन से स्वीकार भी किया जाता है। भाषा के स्तर पर विस्तार, प्रयोग धर्मिता, लचीलापन
और बोधगम्यता जैसे विभिन्न प्रकार के तत्व आयाम जो हैं संचार माध्यमों की भाषा को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। भाषा प्रयोग के स्तर पर इस प्रकार के प्रयासों का मूल उद्देश्य संचार माध्यमों की भाषा का प्रयोक्ता वर्ग जनसामान्य है, न कि कोई विशिष्ट प्रयोक्ता वर्ग। इस को ध्यान में रखते हुए ही भाषा में इस प्रकार के प्रयोग आदि जो हैं स्वीकार किए जाते हैं। मुख्य बात ये रहती है कि भाषा के प्रवाह में रूप को बनाया जाता है। प्रयोक्ता वर्ग की भिन्नता जैसे आयाम जो है संचार माध्यमों की भाषा को साहित्यिक भाषा से या तकनीकी लेखन की भाषा से जो है अलग पहचान दिलाते हैं। संचार माध्यम और भाषा का अंतर संबंध जो है स्पष्ट करते हुए यही संकेत करता है कि संचार माध्यमों की भाषा की अपनी ये विशिष्टताएं हैं और इन विशिष्टताओं को अनुवाद के संदर्भ में भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तात्विक दृष्टि से हम ये देखें तो संचार माध्यम और अनुवाद दोनों अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं। इसका मूल कारण है कि विषय की दृष्टि से ये दोनों परस्पर असंबद्ध हैं, लेकिन ये दोनों आपस में घनिष्ठता से संबंधित है। संचार माध्यमों के विकास में अनुवाद का जो है संबल अपरिहार्य है। संचार माध्यम अनुवाद की अनिवार्यता की नींव पर टिका वह भवन है जिसके बिना इसके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मीडिया का इतिहास बताता है कि पहले यह केवल सीमित दायरों में रहकर काम करता था, लेकिन समय के साथ साथ जो है और आधुनिक युग में विशेष तौर पर संचार क्रांति के आज के युग में जो है जिस तरह का विकास हुआ है, उस विकास के कारण मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में यह व्यापक से व्यापकतर होता जा रहा है। बहुभाषिक विश्व और भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश समाज में संचार को अनुवाद का आश्रय लेना जो है एक अनिवार्य स्थिति को दर्शाता है। उसे भौगोलिक सीमाओं को लांघकर समाचार प्राप्त करने और उन्हें अपने भाषा भाषी वर्ग के सामने जो है विभिन्न माध्यमों में प्रस्तुत करना होता है। समाचार आदि व्यक्तिगत रूप से या फिर विभिन्न समाचार एजेंसियों के जरिए जो है प्राप्त होते हैं। लक्ष्य भाषा के संचार माध्यमों को ये समाचार स्थानीय मूल भाषा और विदेशों के संदर्भ में वहाँ की भाषा में प्राप्त होते हैं। अब इस तरह के से जो अलग भाषा में समाचार आदि प्राप्त हो रहे हैं उनको अपनी भाषा में लाने के लिए अनुवाद जरूरी हो जाता है। इसी तरह से एक भाषा में जब कोई कार्यक्रम, चाहे वो दृश्य कार्यक्रम हो या फिर श्रव्य कार्यक्रम, उनको जब तैयार किया जाता है तो अन्य भाषा भाषियों तक पहुंचाने के लिए भी अनुवाद को ही माध्यम बनाया जाता है। और हम व्यावसायिक दृष्टि से भी देखें तो दृश्य श्रव्य माध्यमों में अन्य भाषा भाषियों तक पहुंचाने के लिए अनुवाद एक सार्थक माध्यम बन जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि मीडिया कर्मियों, विशेष तौर पर पत्रकारों और संपादकों को अपने पद से जुड़े दायित्वों को निभाते हुए अनुवादक का काम भी करना जरूरी हो जाता है। इसलिए मीडिया जगत में अनुवादक का काम निभाने के लिए उन्हें 2 भाषाओं पर अधिकार जरूरी है और अनुवाद क्षमता से संपन्न होना तो अनिवार्य है ही। वहीं हम ये भी देखते हैं कि संचार माध्यमों की भाषा के जो विशिष्ट हैं वो अनुवाद करते समय भी उस वैशिष्ट्य को बनाए रखना अनुवादक के लिए अपेक्षित होता है। सामान्य जन से जुड़ाव होने के कारण भाषा में सूचनापरकता और सरलता जो है अपेक्षित होती है, जिसे अनुवादक बनाए रखता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद किया जा रहा हो तो इस सरलता, सहजता और पठनीयता को बनाना अनुवादक का परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि संचार माध्यमों की भाषा जो है साहित्यिक भाषा जैसी नहीं है, वो अलंकृत भाषा नहीं है और ना ही वो तकनीकी लेखन की भाषा की तरह है कि जिसमें बहुत अधिक तकनीकीपन हो। स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति की हम देखते हैं कि स्वभावगत भिन्नता होती है। इसलिए अनुवाद करते समय यह अपेक्षित होता है कि अनुदित पाठ पर स्रोत भाषा की प्रकृति का प्रभाव ना पड़े। उदाहरण के लिए हम बात करें तो अंग्रेजी में लंबे लंबे वाक्य रचना सहज रूप से स्वीकार्य होता है, जबकि हिंदी में लंबे वाक्य रचना का चलन नहीं है। इसलिए लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे छोटे वाक्यों में अनुवाद करना
जब किया जाएगा तो उससे हिंदी भाषा की सहज प्रकृति जो है हमें स्पष्ट रूप से नज़र आने लगती है। इससे जो है हम ये कहें कि भाषा में जो है स्पष्टता भी आती है और सहजता तथा स्वाभाविकता रहती है और पाठक वर्ग जो है उसको आसानी से समझ जाता है। जहाँ हमने वाक्यों के संदर्भ में बात की, वहीं हम शब्द प्रयोग के स्तर पे भी देखें तो वहाँ भी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अर्थ और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए शब्दानुवाद या फिर मूल संकल्पना के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए अनुवादक को भावानुवाद का सहारा लेना चाहिए। वहीं शब्दों के संदर्भ में पर्याय चयन करते समय लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप पर्याय का चयन करना संचार माध्यम की भाषा में सरलता, सहजता और बोधगम्यता ला देता है। जैसे अंग्रेजी के एक्सचेंज ऑफ आइडिया अगर हम अभिव्यक्ति को देखें तो इसका अनुवाद जो है विचारों का आदान प्रदान तो किया जाएगा, लेकिन जब हम एक्सचेंज ऑफ फायर का लिखा हुआ कहीं देखें तो वहाँ पर गोलियों का आदान प्रदान नहीं है, वहाँ पर दोनों ओर से गोलियाँ चली जैसा भाव ग्रहण करते हुए अनुवाद करना होगा। ये संक्षेप में जो चर्चा की गई है इसमें हम इन्हीं विधाओं को ध्यान में रखते हुए करें, मीडिया की जो विभिन्न विधाओं की चर्चा की है तो अनुवाद बेहतर हो सकता है। इस संदर्भ में थोड़ी सी बात जो है ये भी संकेत रूप में करनी होगी कि सिनेमा में विशेष प्रकार की जो है स्थिति बनती है और टेलीविज़न में भी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जहां रूपांतरण किया जाता है अर्थात अनुवाद किया जाता है, वहीं अनुवाद के साथ साथ जो है सबटाइटलिंग जैसी सुविधा भी उनमें उपलब्ध हो जाती है। अनुवाद हमें इन दोनों माध्यमों में डबिंग के रूप में नज़र आता है, जबकि सबटाइटलिंग जो है लिखित रूप में आता है। सबटाइटलिंग भी हमें दो प्रकार की नज़र आती है कि समान भाषा में सबटाइटलिंग और विषम भाषा में सबटाइटलिंग। अभिप्राय ये है कि अगर अंग्रेज़ी में कोई कार्यक्रम जो है तैयार किया गया है, कोई फिल्म तैयार की गई है, अगर उसको नीचे जो है स्क्रीन पे ही सबटाइटलिंग भी अंग्रेज़ी में ही दे दी जाए तो वो समान भाषा सबटाइटलिंग होगी, जबकि उसका अगर हिंदी अनुवाद दे दिया जाए तो वह विषम भाषा सबटाइटलिंग हो जाती है। इस तरह हम अब अंत में संक्षेप में जो है ये कह सकते हैं कि मीडिया में जो है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम देखें तो जो चर्चा की जाती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो की, टेलीविज़न की और सिनेमा की। रेडियो में जो है देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की विधाएं देखी जाती हैं, जैसे रेडियो समाचार लेखन, उद्घोषणाएं और आंखों देखा हाल। वहीं टेलीविज़न में जो चर्चा की जाती है वो टेलीविज़न समाचार लेखन, धारावाहिक लेखन, विज्ञापन, टेलीफिल्म आदि। और सिनेमा के संदर्भ में फीचर फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो है ये दोनों को हम जो है कह सकते हैं कि फिल्म की या सिनेमा की विधाएं हैं, और इन विधाओं में जो है अनुवाद भी बराबर अपनी स्थिति बनाए हुए है। इन माध्यमों में संचार के जो ये माध्यम हैं इनमें भाषा, शब्द, आलेख आदि के साथ साथ संगीत, संगीत प्रभाव, पार्श्वध्वनि, दृश्य आदि विभिन्न प्रकार के पक्षों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इसमें भाषा के स्तर पर रोचकता, संक्षिप्तता आदि भी विचारणीय होते हैं और साथ ही दर्शक या श्रोता वर्ग को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा जैसे माध्यमों में अनुवाद का भाषाई क्षेत्र अलग अलग हमें नज़र आता है। यह रेडियो में अनुदित हो जाता है, जबकि टेलीविज़न, सिनेमा में कई बार रूपांतरित हो जाता है। सिनेमा की भाषा में हम इस रूपांतरण को डबिंग कहते हैं। डबिंग जो है उसमें ये रहेगा कि भाषा के स्तर पर परिवर्तन होगा, जबकि दृश्य पक्ष जो है मूल भाषा वाला ही बना रहता है। विदेशी फिल्मों तथा कार्यक्रमों की हिंदी या फिर अन्य भारतीय भाषाओं में इसका जो है डबिंग का प्रयोग साफ तौर पे देखा जाता है। यह जरूरी है कि दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों यानी ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो माध्यमों में अनुवाद करते समय इन माध्यमों में जो संदेश रचना का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। अनुवादक को इनमें से प्रत्येक रूपांतरण के गुणों और सीमाओं से भी परिचित होना जरूरी होता है।
नमस्कार। कार्यक्रम के इस भाग में हम चर्चा करेंगे नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कंप्यूटर और अनुवाद। भूमिका के तौर पर यह कहा जा सकता है कि संचार माध्यमों ने भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करके देश, समाज और विश्व को एक इकाई के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संचार माध्यमों के जरिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का संप्रेषण किया जाता है, लेकिन इसमें मूल तो संचार की सामग्री है, जिसके जरिए मूलतः हम कहें कि कथ्य, भाव, विचार या संदेश को संचरित किया जाता है। इस संचार को भाषिक अथवा भाषिकेतर माध्यमों से अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। अपनी आरंभिक अवस्था में मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की आवाज़ों, हाव भावों या फिर संकेतों के जरिए संप्रेषण को शुरू किया। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा और लिपि के विकास के कारण संचार माध्यमों में भी परिवर्तन होता चला गया। आगे चलकर मुद्रण और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के विकास ने तो संचार जगत में क्रांति ही ला दी। इस तरह संप्रेषण का विकास हम कह सकते हैं कि भाषिकेतर से भाषिक माध्यमों की ओर उन्मुख रहा है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्फलेट, होर्डिंग आदि मुद्रित माध्यम है। वहीं रेडियो श्रव्य माध्यम है और टेलीविज़न तथा सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम। हम देखते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री दृश्य श्रव्य से संबंधित संचार वो केवल इलेक्ट्रॉनिक के जरिए ही या इलेक्ट्रॉनिकी के माध्यम से ही संभव हो पाता है, तो इनको हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी कह देते हैं। वहीं आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत अधिक विकास हुआ है और ये विकास हमें कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी या फिर मोबाइल जैसी सुविधाओं के रूप में नज़र आता है। इस विकास को हम कह सकते हैं ये नव्य विकास हुआ है, तो इसे हम नव्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है क्या? सूचना क्रांति के वर्तमान युग में इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आविष्कार और अभूतपूर्व विकास से एक नए प्रसारण माध्यम का चलन विकसित होता है। इस चलन को ही हम नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिकी पर ये आधारित है, तो इस वजह से इसको हम न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह देते हैं। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार नेटवर्क और डिजिटल मीडिया जैसे अधुनातन विकास को शामिल करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संचार के अन्य आधुनिक माध्यमों से ये माध्यम बिल्कुल अछूता है। अछूता इस संदर्भ में कि जैसे मुद्रित माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम आपस में एक तरह से भिन्न हैं, अछूते हैं, लेकिन नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम खास तौर पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भिन्न नहीं है। इसमें कई पारंपरिक और आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी विलय है, समावेश है। इस तरह नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ मुद्रित, श्रव्य और दृश्य श्रव्य जैसे आधुनिक मीडिया प्रौद्योगिकी रूपों से भी जुड़ा हुआ नज़र आता है। इस नव मीडिया ने मीडिया के तीनों रूपों को लिए हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य सा कॉमन फोरम या मंच प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि किसी भी वेबसाइट में मीडिया के इन तीनों रूपों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुद्रित पाठ भी होंगे, छाया और चलचित्र, रिकॉर्ड किया हुआ संगीत या रेडियो, टेलीविज़न जैसे अन्य माध्यमों का भी हमें मिश्रण नज़र आता है। इसी कारण हम नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को सम्मिलन माध्यम यानी कन्वर्जेंस मीडियम के रूप में भी देखते हैं। उल्लेखनीय है कि नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार माध्यमों से पूरी तरह से अलग नहीं है, पर इन दोनों में अंतर भी है और उन अंतरों के संदर्भ में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि रेडियो और टेलीविज़न जैसे आधुनिक जनसंचार माध्यम परंपरागत
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। हालांकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक पर तो आधारित है, लेकिन नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भिन्नता रखते हैं। रेडियो और टेलीविज़न दृश्य श्रव्य आधारित माध्यम है, लेकिन उनमें दर्शक श्रोता वर्ग की जो है सक्रिय भागीदारी नहीं होती। ये माध्यम प्रयोक्ता वर्ग को मीडिया की तरह काम करने की अनुमति नहीं देते। वहीं नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है संयोजित माध्यम है, संयोजित मीडिया की तरह ही काम करता है। उदाहरण के लिए नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी शामिल है। इस प्रौद्योगिकी में हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रयोक्ता वर्ग को यह सुविधा मिलती है कि वह अपनी वेबसाइट बना सकता है। पहले से विकसित जो वेबसाइट उपलब्ध हैं उनमें अपने विचार या अनुभूति को और टिप्पणियों को शामिल कर सकता है और परस्पर जो है अंतःक्रिया या इंटरेक्शन कर पाता है। इसी कारण जो है हम नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को इंटरेक्टिव मीडिया भी कह देते हैं। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का हमें स्पष्ट रूप से प्रभाव नज़र आता है। इन्होंने जो कहा जाए समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी, टेलीविज़न में और रेडियो जैसे जो है संचार माध्यम हैं उनको भी और उनकी कार्यप्रणाली को भी काफ़ी पर जो है हम कहें प्रभावित किया है और उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया है। इंटरनेट रेडियो, इंटरनेट के जरिए सीधे प्रसारण, ऑनलाइन रेडियो प्रसारण और ऑनलाइन टेलीविज़न प्रसारण आदि के विकास जो है हमें नज़र जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक का नव इलेक्ट्रॉनिक के साथ जुड़ाव को दर्शाता है और इन प्रसारण माध्यमों की सामग्री, गुणवत्ता और गति के साथ साथ उनकी कार्यप्रणाली में भी हमें परिवर्तन नज़र आ रहा है। नेटवर्किंग की सुविधा ने प्रसारण माध्यमों में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। हम ये कह सकते हैं कि इन संभावनाओं के कारण जो है नए नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विकसित हो रहे हैं। इन नव इलेक्ट्रॉनिक विकसित जो माध्यम जो हैं उनमें विकी, ब्लॉग, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, सोशल नेटवर्क, कन्वर्जेंस टूल, पॉडकास्ट, इंटरनेट कॉलिंग आदि भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम ईमेल, फैक्स, वीडियो टेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स आदि कई अन्य साधन जो हैं वो भी नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ही शामिल करते हैं। वैसे इन सभी नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के मूल में हमें कंप्यूटर और नेटवर्क जो है प्रमुख उपादान नज़र आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं दो माध्यमों के संदर्भ में यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हम अपनी इस चर्चा को अनुवाद से जोड़कर देखना चाहते हैं। अनुवाद पर बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा इनमें भाषा के संदर्भ को भी लेकर करनी होगी। कंप्यूटर के साथ साथ जो है मोबाइल की भी बात की जाती है, क्योंकि मोबाइल आज की तारीख में जो है धीरे धीरे कंप्यूटर को स्थानापन्न करता जा रहा है और आने वाले समय में जो उम्मीद की जा रही है वो ये रहेगा कि कंप्यूटर भी प्रौद्योगिकी जगत से पुराना पड़ जाएगा और पूरी तरह से मोबाइल अपनी ऐसी ही सुविधाएं देगा जो कंप्यूटर पर हमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आज इन सभी का जो है व्यापक प्रयोग हो रहा है और संप्रेषण में जो है हम देखते हैं कि इनमें इन माध्यमों की जो भूमिका जो है विशेष तौर पर उल्लेखनीय होती जा रही है, क्योंकि इनकी सहायता से हम संप्रेषण और सूचनाओं का तेजी से, तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यह आदान प्रदान कहें तो भाषा के बिना संभव नहीं है। उल्लेखनीय ये भी है कि जहाँ यह भाषा के साथ जुड़े हुए हैं वहीं इनमें भाषा जो है और उसका क्लेवर भी अपने आप में भिन्नता को लिए हुए है। खास तौर पे देखें तो इसकी अपनी व्याकरणिक और भाषिक अभिव्यक्तियां विकसित हो रही हैं। इसमें भाषा के व्याकरणिक पक्ष की तुलना में संप्रेषणीयता पर ज़्यादा बल दिया जाता है और इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि भाषा का मिला जुला प्रयोग, जैसे हम संकर भाषा का प्रयोग कह सकते हैं, वो भी सहज रूप से नज़र आता है। जहाँ पर इन माध्यमों में भाषा की अनिवार्यता बनी हुई है वहीं अनुवाद भी इसके साथ साथ जुड़ता जा रहा है, क्योंकि संप्रेषण और सूचनाओं के इस त्वरित आदान प्रदान में अनुवाद की आवश्यकता अपरिहार्य है, अनिवार्य है। इसमें
एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण हो रहा है यानी अनुवाद हो रहा है, और अनुकूलन हो रहा है जिसे हम रूपांतरण या एडेप्टेशन भी कहते हैं। इसको भी व्यापक पैमाने पर व्यवहार में लाया जा रहा है। नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विशिष्ट भाषा और क्लेवर को बनाए रखना अनुवादक के लिए जरूरी होता है। इन माध्यमों से संबंधित अनुवादक को भाषा, मीडिया और प्रौद्योगिकी अर्थात इन तीनों आयामों की जानकारी होनी जरूरी है। जानकारी के साथ हम ये कहें कि गहन जानकारी जो है ज़्यादा आवश्यक होती है। जब अनुवादक इन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा तो वह बेहतर तरीके से अनुवाद कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कंप्यूटर और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पक्ष इंटरनेट जो विशेष भूमिका निभा रहा है, उसमें अनुवाद बराबर अपनी स्थिति को बनाए हुए है। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कंप्यूटर को लेकर ही। कंप्यूटर जो है मूल रूप से तो गणना के लिए इसका विकास किया गया था, लेकिन कंप्यूटर भाषा के साथ जुड़ते हुए भाषा प्रौद्योगिकी का रूप लेते हुए हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहार में आ रहा है। जहाँ पर इसका भाषा के संदर्भ में प्रयोग शुरू हुआ, अर्थात एक ही भाषा के संदर्भ में उसे व्यवहार में लाया जाने लगा, उसकी जो है इष्टतम उपयोग किया जाने लगा, वहीं अनुवाद के संदर्भ से भी यह जुड़ता चला गया। अनुवाद के संदर्भ में देखते हैं तो कंप्यूटर की वजह से ही कंप्यूटर अनुवाद जैसी स्थिति बन गई। कंप्यूटर अनुवाद क्या है? इसे अगर हम परिभाषित करना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के जरिए एक भाषा के से दूसरी भाषा में कथ्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से क्या हो गया? कंप्यूटर की भूमिका बीच में आ गई। अनुवादक के साथ साथ जो है कंप्यूटर भी जुड़ गया, पर यह जुड़ाव क्या स्थानापन्न की स्थिति बना रहा है? अगर हम स्थानापन्न के संदर्भ में देखें तो उसका अर्थ ये होगा कि कंप्यूटर पूरी तरह से अपने आप अनुवाद करे और अनुवादक के रूप में मनुष्य की जो है वो भूमिका अपनी नहीं निभाए। इसको कंप्यूटर की शब्दावली में ये कहा जाता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन जैसी जो है विकास किया जाए। प्रौद्योगिकी में हम देखते हैं कि इतना अधिक विकास होने के बावजूद कंप्यूटर पूरी तरह से मनुष्य का स्थान नहीं ले पाया है। तो अनुवाद में भी यही स्थिति बनी हुई है। अनुवादक को जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाया है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन FAMT जैसी सुविधा जो है संभव नहीं हो पाई है। तो इस कारण जो है अब ये देखा जा रहा है कि SAMT यानी सेमी ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन जैसी सुविधा विकसित की जाए। SAMT में मनुष्य और अनुवादक जो है दोनों मिलकर काम करते हैं। अब ये मिलकर काम करने की भी स्थिति देखें तो दो तरह से बनती है कि या तो कंप्यूटर अनुवाद करे और मनुष्य उसमें सहायता करे, या फिर मनुष्य अनुवाद करे और कंप्यूटर उसमें सहायक की भूमिका निभाए। जब कंप्यूटर मनुष्य की सहायता से अनुवाद करता है तो इसे HAMT ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन कहते हैं। ह्यूमन असिस्टेड मशीन ट्रांसलेशन में कंप्यूटर मुख्य भूमिका निभा रहा है और मनुष्य जो है सहायक की भूमिका निभाता है। कंप्यूटर जिस समय अनुवाद करता है तो वो मदद जो लेगा मनुष्य की वो अनुवाद करने से पूर्व भी ले सकता है, अर्थात पाठ को पूरी तरह से समझने में उससे मनुष्य से जानकारी ले सकता है और फिर अनुवाद कर देगा। दूसरी स्थिति ये होगी कि कंप्यूटर अनुवाद कर दे और मनुष्य उसमें जो है संशोधन परिवर्धन करते हुए उसका पुनरीक्षण करते हुए अनुवाद को अंतिम रूप दे दे। एक स्थिति ये भी बनती है कि इंटरेक्टिव जो है जिसको कहा जाए शैली में अनुवाद हो जाना। इंटरेक्टिव में मीन्स कि अनुवाद करने के दौरान जो है अनुवाद की प्रक्रिया में ही कंप्यूटर मनुष्य की भूमिका को भी साथ साथ अपने सक्रिय रूप से जोड़े रखे। तो इस तरीके से भी अनुवाद हो जाता है। और दूसरा पक्ष जो हम बात करते हैं MAHT मशीन असिस्टेड ह्यूमन ट्रांसलेशन, यानी अनुवादक जो है
अनुवाद करे और कंप्यूटर उसमें सहायक की भूमिका निभाए। इस भूमिका में हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो है, जिस तरह से डिक्शनरी आदि जो है अनुवादक के लिए सहायक उपकरण सिद्ध होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध होता है। इस क्रम में वह तरह तरह के जो है ई डिक्शनरीज जो है उपलब्ध कराता है और बाई टेक्स्ट जैसी सुविधा उपलब्ध रहती है। और ये भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी पहले से जो अनुवाद किया हुआ कंप्यूटर में उपलब्ध हो, उससे वो मिलान करते हुए वह अनुवाद दिखा सकता है आपके सामने और अनुदित पाठ को सहेज कर रख सकता है, ताकि भविष्य में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके या उससे मिलती जुलती सामग्री का अनुवाद करने में वो भूमिका निभा सके। तो ऐसे भी स्थिति बन जाती है। तो इस दोनों तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में हम कहें तो CAT की बात की जाती है, अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, कि कंप्यूटर और मनुष्य के सहयोग से अनुवाद की स्थिति बने। मशीनी अनुवाद भी हम इसको कहते हैं। कंप्यूटर अनुवाद या मशीनी अनुवाद जो है, ये खास तौर पर सीधी सरल सूचनाओं से संबंधित जो है कार्य जो करना हो, जो सामग्री हो, उसका बेहतर तरीके से अनुवाद कर देता है। उसके अलावा ज्ञान विज्ञान से संबंधित सामग्री का अनुवाद करने में या फिर लिप्यंतरण करने में भी सहायक रहता है। इसी तरह से आंकड़ों का भाषांतरण करना हो, अर्थात जहाँ पर फिगर वर्क ज़्यादा हो, जिसमें संख्यात्मक जो है कार्य ज़्यादा हो और थोड़ा बहुत सामग्री शब्दों के रूप में शामिल की गई हो, वो भी बेहतर तरीके से हमारे सामने निकल के आती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर विज्ञापन जैसी सामग्री का अनुवाद करने में जो है थोड़ा सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता। यहाँ विज्ञापन वो वाला की बात हम करेंगे जो अपने आप में वाणिज्यिक विज्ञापन है, कमर्शियल, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जो सूचनाप्रद विज्ञापन होते हैं या सरकारी विज्ञापन, उनकी भाषा अभिधापरक होती है, जिसे अनुवाद करने में कंप्यूटर को कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लक्षणा या व्यंजना शब्द शक्ति से संपन्न सामग्री होती है, उसका अनुवाद करते समय कंप्यूटर को थोड़ी हम ये कहेंगे दिक्कत होती है, क्योंकि कंप्यूटर है तो मशीन ही, उसे जितना समझाया जाए उसमें मानव बुद्धि की तरह नहीं है, उसको सांसारिक ज्ञान जो है नहीं है। इस कारण जो है हम देखते हैं कि विज्ञापन के क्षेत्र में कंप्यूटर अनुवाद जो है इतना सार्थक नहीं होता। यही स्थिति साहित्य अनुवाद के संदर्भ में भी है। उसका भी मूल कारण वही है कि साहित्य अनुवाद जो है हम कहें कि अभिधा शब्द शक्ति के बदले जो है उसमें लक्षणा या व्यंजना की अधिकता होती है, उसमें कल्पना का ज़्यादा समावेश होता है, तो जिसको समझ पाना कंप्यूटर के लिए थोड़ा कठिन होता है। इसके साथ ही कंप्यूटर अनुवाद जो है विधि अनुवाद करने में भी थोड़ा सार्थक सिद्ध नहीं होता। उसका कारण ये है कि विधि में जहाँ भाषा के स्तर पर और शब्दों के स्तर पर एकार्थता के नियम का पालन किया जाता है, वहीं ये भी देखते हैं कि विधि की भाषा शैली एक विशिष्ट प्रकार की है और उस शैली में स्पष्टता को बनाए रखने के लिए वाक्य की जटिलता को के साथ जो है समझौता नहीं किया जाता। अर्थात वाक्य भले ही जटिल हो, लेकिन स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि विधि के अनुवाद या विधि सामग्री का हम कहें तो उसकी व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अब उस इंटरप्रिटेशन में अगर कहीं असंदिग्धता रह गई, संदिग्धता बनी रही, तो अनुवाद मतलब उसका व्याख्या जो है गलत की जा सकती है। इस कारण जो है विधि में भाषा के स्तर पर जो जटिलता नज़र आती है, उस जटिलता को कंप्यूटर समझ नहीं पाता है, उस हद तक समझ नहीं पाता है। तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर अनुवाद जैसी जो है स्थिति बेहतर नहीं हो पाती है। ये तो हमने कंप्यूटर अनुवाद के संदर्भ में बात की, और कंप्यूटर के साथ साथ जो हमें कई तरह के जो है इलेक्ट्रॉनिक कोश जैसे मिलते हैं, ई डिक्शनरीज जिसको कहा जाता है, वो भी प्रयोग में आते हैं। वहीं ये भी देखते हैं कि इंटरनेट ने कंप्यूटर अनुवाद के क्षेत्र में भी एक सार्थक जो है दिशा हमको दी है। हम देखते हैं कंप्यूटर अनुवाद और का जब इंटरनेट के जरिए अनुवाद किया जा रहा हो, तो ऑनलाइन अनुवाद जैसी सुविधा भी उपलब्ध है।
ऑनलाइन अनुवाद के अलावा हमें ये भी नज़र आता है कि इंटरनेट के जरिए अनुवाद उपकरणों की जानकारी भी हमको उपलब्ध हो जाती है। वहीं लिप्यंतरण कार्य में भी यह इंटरनेट हम कहें ऑनलाइन जो है ट्रांसलिट्रेशन का जो काम करना हो, वहाँ पर भी कंप्यूटर या इंटरनेट जो है सुविधाजनक सिद्ध होता है। और ये भी देखा गया है कि इंटरनेट पर ही हमें उच्चारण से संबंधित जो है जानकारी भी मिल जाती है। उच्चारण के साथ साथ जो भाषा का लहजा है, लहजे के संदर्भ में भी हमें विशेष जानकारी मिल जाती है। तो अनुवादक को जब ये पता चल जाता है कि किसी शब्द विशेष का उच्चारण कैसे किया जा रहा है या जो लहजा जो है क्या हो है, उसको ध्यान में रख लेगा, उसे समझ लेगा, तो वह बेहतर अनुवाद कर सकता है और वह मूल के ज़्यादा नज़दीक होगा, क्लोजेस्ट होगा। वहीं हम ये भी देखते हैं कि भाषा से संबंधित शब्दकोश उपलब्ध कराने का जो है इंटरनेट एक बहुत बड़ा स्रोत है। उसमें हमें तरह तरह के शब्दकोश उपलब्ध होते हैं और ये भी है कि फ्री लैंग्वेज सॉफ्टवेयर भी वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं भाषाओं से संबंधित। जब भाषाओं की आपको जानकारी मिल जाएगी, अर्थात जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है उसकी सूक्ष्मता का आपको आभास हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तो अनुवाद कार्य में आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। वहीं हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट अपभाषा और बोलचाल की भाषा सॉफ्ट होने की जानकारी का साधन भी है। इंटरनेट के जरिए हमें अपभाषा अर्थात स्लैंग लैंग्वेज या फिर बोलचाल की जो भाषा है उसके तरह तरह के जो वैश्विक स्तर पर कहें कि सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी, उनका जो है लिंक मिल जाएगा और इसके ज़रिए जो है अनुवादक बेहतर तरीके से भाषा को समझ पाएगा, क्योंकि भाषा में भी अपभाषा का प्रयोग नज़र कहीं ना कहीं आ जाता है। अब अगर उस अपभाषा के ज़रिए जो है अर्थात स्लैंग के ज़रिए ये ना पता चल पाए, समझ ना पाए अनुवादक, भाव को ना ग्रहण कर पाए, तो वह सार्थक अनुवाद नहीं कर पाता है। और हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट जो है शब्द व्युत्पत्ति मूलक जो है जानकारी का भी सहज स्रोत है, अर्थात वर्ड एटमोलॉजी का जो है रिसोर्स सिद्ध होता है। जब हमें शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चल जाता है तो अनुवाद करते समय जो है बेहतर पर्याय चुनने में अनुवादक को सहायता मिलती है। और हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेट वाक पहचान और उच्चारण संश्लेषण के सॉफ्टवेयरों की जानकारी उपलब्ध कराने का या संपर्क का एक जो है मुख्य मंच सिद्ध होता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वाक पहचान का अर्थ है वॉइस रिकॉग्निशन और उच्चारण संश्लेषण जो है स्पीच सिंथेसिस। ये भी अनुवाद में जो है बेहतर ढंग से अनुवाद करने में सहायक रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है भाषा पहचान प्रणालियाँ जो है सॉफ्टवेयर आदि के रूप में हमें उपलब्ध हैं या इंटरनेट पर ये इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, तो उन तक पहुंच पाना भी अनुवादक के लिए संभव होता है। तो आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर अनुवाद जैसी अवधारणा विकसित हो चुकी है। कंप्यूटर अनुवाद के साथ साथ जब इंटरनेट से जुड़ाव शुरू हुआ तो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन सुविधाएं तरह तरह की जो है उपलब्ध हो रही हैं, अनुवादक उनका भी उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही एक मुख्य बात ये भी है कि इंटरनेट जो है हम ये कह सकते हैं कि अनुवादकों का या फिर आशु अनुवादकों का, दोनों तरह के अनुवादक अर्थात जो ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं उनका भी और जो इंटरप्रिटेशन के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रभावी मंच भी सिद्ध हो रहा है। इंटरनेट पर ऐसे भी प्लेटफॉर्म जो है विकसित हो चुके हैं जहां पर संपर्क करके अनुवादक या आशु अनुवादक जो है उनके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पहचान जो है वैश्विक पटल पर भी अपनी उपस्थिति को दर्शा सकते हैं। तो अनुवाद लगातार हम कह सकते हैं कि नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ा हुआ है और उसका सार्थक तरीके से उपयोग कर रहा है, पर इस उपयोग करने में जो है अभी कुछ एक कमियां भी नज़र आती हैं, भले ही वो कंप्यूटर के सांसारिक ज्ञान का अभाव हो या फिर इस दिशा में और अधिक विकास करने की स्थिति हो। अगर
इस कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर अनुवाद के क्षेत्र में हम कहें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान और विकास किया जाएगा और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं के संदर्भ में किया जाएगा, उतना ही हम कह सकते हैं कि इस प्रौद्योगिकी का अनुवाद में बेहतर उपयोग कर सकते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर अनुवाद की वजह से जो है अनुवादकों में शुरू में बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण भी रहा था, पर धीरे धीरे इस स्थिति में परिवर्तन आता जा रहा है और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता जा रहा है। यही कारण है कि आज जो है गूगल ट्रांसलेट जैसे जो है सुविधा भी आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा मंत्र राजभाषा जैसे जो है अनुवाद सॉफ्टवेयर भी तैयार किए गए हैं जो 3 रूपों में मिल जाते हैं। इनमें से स्टैंड अलोन रूप जो है ऑनलाइन सुविधा का साधन सिद्ध हो रहा है। कुल मिला के देखें तो अनुवादक का जो है उसका दृष्टिकोण, उसका परिप्रेक्ष्य लगातार बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है और वो सकारात्मक रूप धारण कर रहा है। पर हम ये भी देखते हैं कि अनुवादकों के संदर्भ में भी कंप्यूटर अनुवाद में जो विकास हुआ है, वहीं अनुवादकों के हमें प्रकार भी अलग अलग तरह से नज़र आ रहे हैं। जैसे समूह में काम करने वाले अनुवादक, पेशेवर अनुवादक जो हैं, अर्थात प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स वर्किंग इन टीम्स। तो इस तरह के जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें पेशेवर अनुवादक जुड़ जाते हैं और वो ग्रुप के साथ जो है, एक समूह के साथ जो है काम करने में जुट जाते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि पेशेवर स्वतंत्र अनुवादक भी अपना विशेष दायित्व निभा रहे हैं और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि गैर पेशेवर अनुवादक भी कंप्यूटर अनुवाद या इंटरनेट के जरिए जो है अनुवाद सुविधा उपलब्ध होती है या अनुवाद के सहायक उपकरण उपलब्ध होते हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। गैर पेशेवर अनुवादकों का अर्थ यह है कि ओकेजनली नॉन प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स। वहीं पेशेवर स्वतंत्र अनुवादक जो हैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हैं। अगर हम अनुवाद के संदर्भ में देखें तो लिप्यंतरण जैसी सुविधा भी जो है, ट्रांसलिटरेशन जो है मशीन के जरिए भी बहुत सार्थक तरीके से संभव हो रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है, जिनमें विशेष तौर पर कंप्यूटर या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो प्रतिस्थापन कर रहा है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी सुविधा जो है, जिस तरह से विकास की गति में जुड़े हुए हैं और इनमें अगर और अधिक गंभीरता से, गहनता से अपनी भाषाओं के संदर्भ में भी विकास किया जाए, तो वह दिन दूर नहीं है जब ये प्रौद्योगिकी या नव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है अनुवादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी और सहज साधन सिद्ध होंगे। अब इसके साथ हम यही कहना चाहेंगे मित्रों कि अनुवाद पर हमारी जो विशेष श्रृंखला हमने आयोजित की हुई थी आप सभी के लिए, आज इसका समापन हो गया है इस लेक्चर के साथ ही। और अब हम जल्द ही आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। हम यही चाहेंगे कि इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी लेक्चर्स आप सभी के लिए आयोजित किए गए उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। इस लेक्चर को भी जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप इन लेक्चर्स को देखें और आपके मन में अगर कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो, कोई भी प्रश्न उठे तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के हल हम दे पाएँ CEC के लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।